नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 15 जनवरी 2025। हम लोग 15 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। मिशन मौसम का क्या उद्देश्य है? तो मिशन मौसम का जो उद्देश्य है, मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करना है, जिससे चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए जो है अधिक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सक्षम हो सके। मौसम पूर्वानुमान और संबंधित सेवाओं को बढ़ाने के लिए जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। आइए हम लोग जान लेते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसको कि शॉर्ट में आईएमडी कहते हैं, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक भारतीय एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। और आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमडी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 15 जनवरी 1875 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी और इस वर्ष जो है इसका 150वां वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पहला खो खो विश्व कप जो है आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो संस्करण का उद्घाटन जो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। और खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 देशों की पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही है। तो इसमें जो है इस बार दोनों टीमें खेल रही है, पुरुषों का भी और महिलाओं वाला भी। 15 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के जो पुरुष टीम का नेतृत्व है प्रतीक वायकर के द्वारा किया जा रहा है। वहीं महिला टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो प्रियंका इंगले के द्वारा किया जा रहा है। खो खो खेल दो टीमों के मध्य खेला जाता है और प्रत्येक टीम में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, लेकिन खेलते कितने खिलाड़ी हैं? तो 12 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 खिलाड़ी जो है मैदान से बाहर सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहते हैं। खो खो खेल के शुभंकर क्या है? तो शुभंकर जो है आपको तेजस और तारा है, और ये दोनों क्या है? तो दोनों जो है हिरन है। तेजस गति और टीम वर्क का प्रतीक है, जबकि तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपको खो खो खेल के शुभंकर का तस्वीर है, तेजस और तारा का। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब किंग्स का नया कप्तान जो है श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। आईपीएल फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने जो है अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है और किसे बनाया है? तो श्रेयस अय्यर को बनाया है। और श्रेयस अय्यर जो है पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान होंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 24 से 25 नवंबर को सऊदी अरब में आयोजित मेगा ऑक्शन में जो है 26.75 करोड़ रुपए में श्रेयस अय्यर को खरीदा गया था। तो पंजाब किंग्स ने जो है श्रेयस अय्यर को कितने में खरीदा था? 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं सबसे महंगे खिलाड़ी की यदि बात करते हैं, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे ऋषभ पंत थे, और ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। आईपीएल का नया सीजन जो है कब से स्टार्ट होने वाला है? तो आईपीएल का नया सीजन 18वां सीजन जो है 21 मार्च से शुरू होगा, और इस सीजन का ओपनिंग मैच कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं 25 मई को जो है टूर्नामेंट का फाइनल भी होगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये श्रेयस अय्यर की तस्वीर है, जिसे पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान बनाया है। और ये जो साथ में आप दाहिने तरफ तस्वीर देख रहे हैं ये रिकी पोंटिंग की तस्वीर है, और रिकी पोंटिंग को जो है इस बार पंजाब किंग्स ने अपना कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम को जो है
लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और नाम आता है लेबनान का, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो लेबनान जो है पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये लेबनान का है। और लेबनान कहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है मैप में? लेबनान जो दिखाई पड़ रहा है पश्चिम एशिया, ठीक है। ये जो भाग है पश्चिम एशिया का भाग है। और पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये भूमध्य सागर का भाग है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित यह देश अवस्थित है, ठीक है। और यह मध्य पूर्व क्षेत्र का हिस्सा है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है बेरूत राजधानी है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा चलती है? पाउंड मुद्रा चलती है। और हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। तो 9 जनवरी को लेबनान के नए राष्ट्रपति बने थे, जोसेफ ऑन बने थे। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों याद रखना है कि लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसेफ ऑन बने हैं। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं। और नवाब सलाम जो है हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नवाब सलाम की तस्वीर है। और इन्हें ही लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वहीं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। जसप्रीत बुमराह से आप लोग तो परिचित ही हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं एनाबेल सदरलैंड के बारे में। तो एनाबेल सदरलैंड जो है आपको किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की ये जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और आप लोगों को एनाबेल सदरलैंड के बारे में मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में ही एक प्रश्न दिया था कि सदरलैंड वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी थी। तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी भी कौन है? तो एनाबेल सदरलैंड ही है। ये जो आप खिलाड़ी देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड की तस्वीर है। वहीं दाहिने तरफ जो है ये भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है लंबी कूद की महान खिलाड़ी रह चुकी है। और इन्हें ही भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज का। किसका अध्यक्ष? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें इस बार जो है 6 महिलाएं हैं और 3 पुरुष है। और पुरुष में जो है एक नाम आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा इसके सदस्य है, ठीक है। आपको अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में बता देते हैं कि अंजू बॉबी जॉर्ज है 2003 विश्व चैंपियनशिप में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अंजू बॉबी जॉर्ज की तस्वीर है। और ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और यह परीक्षण जो है कहां पर किया गया? तो यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में की गई है। और यह मिसाइल जो है दुश्मनों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। और नाम आता है डीआरडीओ का, तो हम लोग डीआरडीओ के बारे में भी देख लेते हैं। डीआरडीओ का स्थापना कब होता है? तो डीआरडीओ का स्थापना जो है 1958 में होता है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो डी से क्या होता है? डिफेंस होता है। आर से रिसर्च हो जाता है। और दूसरे डी से क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में नाम लिखा हुआ ही है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर बी कामत है। और मुख्यालय भी याद रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ है इसका? तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नाग मार्क 2 किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किस प्रकार का है? तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ है? तो भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु जो है मिजोरम में पैदा हुआ है। आइए आप लोग जान लीजिए कि जनरेशन बीटा शिशु क्या है। शिशु तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बच्चे को शिशु कहा जाता है।
लेकिन उससे पहले लगा हुआ है जनरेशन बीटा। तो जनरेशन बीटा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं, इस पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। 1995 से लेकर 2012 तक के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें जो है जनरेशन जेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसे बच्चे जिनका जन्म 1995 से लेके 2012 के बीच में होता है, वैसे बच्चे को क्या कहा जाता है? जनरेशन जेड, यानी शॉर्ट में जेन जेड कहते हैं। ठीक है। और वैसे बच्चे जिनका जन्म 2013 से लेके 2024 के बीच में हुआ है, 2013 से लेके 2024 के बीच में हुआ है, वैसे बच्चे को क्या कहा जाता है? जेन अल्फा कहा जाता है, अर्थात जनरेशन अल्फा कहा जाता है। सामान्य तौर पर जनरेशन जो है 20 साल में बदलती है, लेकिन इस बार जो है 11 साल में ही जनरेशन को बदल दी गई है। साल 2025 से पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा यानी जेन बीटा कहा जाएगा। ठीक है। वैसे बच्चे जो जिनका जन्म 2025 से बाद में हो रहा है, दो या कह सकते हैं कि 2025 से हो रहा है। ठीक है। वैसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जनरेशन बीटा कहां से नाम आ रहा है। ठीक है। हम लोग इस पर थोड़ा और बातचीत करते हैं। और ऐसे बच्चे जो है, जो बच्चे जनरेशन बीटा कहे जाने वाले हैं, ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया तो वह पूछा जा रहा है कि पहले बच्चे का क्या नाम है और पहला बच्चा जो है कहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो पहला बच्चा का जन्म कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। आइए उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। भारत का पहला जेन बीटा यानी जनरेशन बीटा का पहला बच्चा मिजोरम राज्य में पैदा हुआ, जेड्डी रेमरो अत्संगा और रामजीर मावी के घर। ठीक है। और इनके घर जो है एक बच्चा पैदा होता है जिनका नाम रखा जाता है फ्रैंकी, नाम रखा जाता है। और फ्रैंकी का जो जन्म होता है कब होता है? तो 1 जनवरी को रात्रि में 12:03 पर होता है। ठीक है। 1 जनवरी को 12:03 पर इस बच्चे का जन्म होता है। और इस तरह से जो है यह जनरेशन बीटा में जन्म लेने वाला पहला बच्चा बन जाता है। ठीक है। तो 1 जनवरी को रात्रि में 12:03 पर इस बच्चे ने जन्म लिया और इस तरह से जनरेशन बीटा में जन्म लेने वाला यह पहला बच्चा बन जाता है। तो इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता जो है जेड्डी रेमरू अत्संगा है। और माता कौन है? तो माता जो है आपको रामजीर मावी है। क्या है जनरेशन बीटा? तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं कि जनरेशन बीटा आखिर है क्या। तो जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया है जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई है। ठीक है। वैसे बच्चे जो कि इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच में पैदा होता है, जिनके लिए हर सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर हो। होम डिलीवरी, टीवी, इंटरनेट समेत ऐसी तमाम सुविधाएं जिनसे महज एक क्लिक पर ही बच्चे काफी चीजें हासिल कर सकते हैं। ठीक है। जनरेशन बीटा शब्द जो है मार्क मैंक्रीडल ने गढ़ा था। ठीक है। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो मार्क मैंक्रीडल ने इन्हें गढ़ा था, जो समाज विज्ञानी है। उनके अनुसार से जो है 2025 से लेकर 2039 तक का दौर जो है तकनीक के लिहाज से अहम होगा और इस अवधि में पैदा होने वाले बच्चों को जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्तमान में अपनी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के कारण मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो सूडान। युद्ध ने जो है 12 मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया है और 5 क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है और बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया है। 3 मिलियन से अधिक बच्चे कुपोषण के जोखिम में जी रहे हैं। तो यह जो है किस देश का हाल है? तो यह जो है सूडान। और सूडान जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह जो है आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अफ्रीका महाद्वीप में आपको ये जो देश दिखाई पड़ रहा है यही सूडान है। और सूडान की राजधानी क्या है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा? पाउंड मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो मंगोलिया के साथ। भारत भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग को मजबूत करने के लिए मंगोलिया के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और नाम आता है मंगोलिया का, तो हम लोग मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। और ये जो आप सबसे पहले मैप पर देखिए कि मंगोलिया है कहाँ। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही मंगोलिया है। और मंगोलिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो मंगोलिया जो आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। आपको जो है चाइना से इसकी सीमा साझा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, चाइना। और ऊपर से जो है ये साइबेरिया से सीमा साझा करता है। ठीक है। तो आपको ये दो देशों के बीच में दिखाई पड़ रहा है और यह जो है एक तरह से लैंडलॉक देश है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है राजधानी।
और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? तुगरिक मुद्रा चलती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह महोत्सव जो है मुंबई और थाने में शुरू हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। आइए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को जो है मैंने आज के ही सेगमेंट से लिया है। यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको बनना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।